अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारा सीरीज़ ऑफ लेक्चर डेटाबेस के हवाले से है और हमारी इस सिलसिले में आज एक नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं और वो एक बड़ा रिनाउंड टॉपिक है और आप सबको उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये एक फ़ंडामेंटल टॉपिक्स में से एक है। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स व्यू किए हैं और आपने उससे इस्तेफ़ादा किया होगा। अगर आपको हमारी काफ़ी पसंद आई होंगी तो ज़रूर आप उसको अपने हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें, अपने उन सारे लोगों को शेयर करें जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिनका पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है, वो डेफिनेटली इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कि रिलेशनल मॉडल एक टॉपिक है मेन जो कि आज हमने डिस्कस करना है। हम इसका सिर्फ आज इंट्रोडक्शन करेंगे और हम इसमें चंद बुनियादी चीज़ें जो इसके बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये मॉडल मिलकर बनाया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनल मॉडल एक सेकंड मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसका बारहा जिक्र किया है कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन डेटाबेस की डिज़ाइन की वो शक्ल है कि जिसके अंदर हम डेटाबेस को ग्राफिकली डिज़ाइन करते हैं, हम उसे लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं और हम उसमें कोई वैल्यूज़ या कोई डाटा एलिमेंट्स ऐड नहीं करते बल्कि हम उसको सिर्फ उसके एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल या ईआर मॉडल ये दोनों जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास उसी जो है ना वो फिज़िकल या ग्राफिकल डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको ईआर मॉडल के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने ईआर मॉडल को क्रिएट करना, ईआर डायग्राम्स क्रिएट करना और फिर ईआर डायग्राम से रिलेशनल मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करना डेटाबेस को ये सिखाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो बुनियादी डेफिनेशन है कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है, तो हम कहते हैं कि एक ऐसा डेटाबेस मॉडल जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं रिलेशंस के अंदर। ठीक है, एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम रिलेशंस बनाते हैं। रिलेशन का मतलब है टेबल। ठीक है, रिलेशन टेबल का दूसरा नाम है। ठीक है, और इसका तीसरा नाम एंटिटी भी हो सकता है। हमने ईआर मॉडल में जिस चीज़ को एंटिटी बोला, एंटिटी हर वो चीज़ थी, मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि हर वो चीज़ जिसका डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो चीज़ एंटिटी है। उसी एंटिटी को रिलेशनल मॉडल में हम रिलेशन या टेबल के नाम से जो है ना वो मंसूब करते हैं। टेबल के नाम से इसको जाना जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो वो डेटाबेस मॉडल जिसमें हम डेटाबेस को डाटा वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेव करते हैं टेबल्स की शक्ल में, उसे हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल। तो ये हमारा एक बुनियादी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है कि रिलेशनल मॉडल में हम डेटाबेस को बनाते हैं टेबल्स की शक्ल में और वो सारे डीबीएमएस आई होप आपको पता होगा व्हाट इज डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ करते हुए, वो एप्लीकेशन जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे वो डीबीएमएस कहलाता है। तो वो डीबीएमएस दुनिया में सारे वो डीबीएमएस जो कि डेटाबेस बनाने के लिए हमें टेबल्स ऑफर करते हैं, उन सारे डीबीएमएस को आप कहते हैं आरडीबीएमएस। ठीक है, आप इसको जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि आरडीबीएमएस कौन से, आपके पास एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, मुख्तलिफ हैं, मोस्ट रिनाउंड भी हैं और आपको उसके बारे में मिल जाएगी डिटेल्स। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी यूज़ होने वाले आरडीबीएमएस मौजूद हैं, आपके डेस्कटॉप सिस्टम्स के अंदर मौजूद होने वाले आरडीबीएमएस मौजूद हैं और आपके सर्वर साइड के ऊपर भी आरडीबीएमएस मौजूद है। सो जितने भी डीबीएमएस डेटाबेस के बनाने में हमें टेबल्स ऑफर करें, ठीक है, इट मीन्स कि वो रिलेशनल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम उन्हें कहेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो बुनियादी तौर पे किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। ये एक आप देख रहे हैं, आपके पास एक टेबल का एक सिंबॉलिक एलिमेंट आपको दिखाया गया है कि टेबल डेफिनेटली आम जो टेबल हम क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड वगैरह के अंदर वो भी ऐसे ही होता है। अगर हम अपने हाथ से भी टेबल ड्रॉ करें तो उसमें रो और कॉलम ही होते हैं। तो बुनियादी तौर पे आरडीबीएमएस या जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल तीन बुनियादी बड़े इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया जाता है। सबसे बड़ा और बुनियादी इंग्रेडिएंट जो रिलेशनल मॉडल का है वो है रिलेशन या टेबल। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इसका पहला बुनियादी इंग्रेडिएंट है। और रिलेशन या टेबल क्या है, आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम, उसको भी आप रिलेशन कहते हैं, ये भी डेफिनेशन बोली जाती है। तो या हम कहते हैं कि रिलेशन और अ टेबल इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा अबाउट एन एंटिटी। ठीक है, वी कैन से दैट इट इज़ अनदर नेम यूज फॉर अ एंटिटी। तो एंटिटी के बारे में डाटा एक
टेबल के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल इफ़ स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी, तो स्टूडेंट की डिटेल्स को जब हम रिलेशन में टेबल में लाएंगे तो जो टेबल बनाएंगे उसका नाम भी स्टूडेंट रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक एंटिटी है उसका एक टेबल बनता है। अगर हमारे पास ER मॉडल के अंदर 10 एंटिटीज़ हैं तो जब वो रिलेशनल मॉडल में जाएंगी तो वो 10 की 10 एंटिटीज़ 10 टेबल्स की शक्ल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और उन एंटिटी के एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हमारे कॉलम बनेंगे और उन एंटिटी के जो इंस्टेंसेस हैं वो हमारे टेबल की रो बनती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इंस्टेंस और एट्रीब्यूट का पता हो। अगर नहीं पता तो अगेन आई रिकमेंड यू कि यू मस्ट वॉच ER रिलेटेड वीडियोज़। आई विल मेंशन दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो आगे चलते हैं जी। रिलेशन अगर आपको समझ आ गया तो अगला जो बुनियादी चीज़ है वो हमारे पास है टपल। टपल is another name used for row or it can also be used for a record। एक रो के 3 नाम होते हैं। जो डेटाबेस की रो है, ये आपको रो नज़र भी आ रही है, हम रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं और रो को हम टपल भी कहते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक रो होती है वो कॉलम्स का मजमूआ होती है, ठीक है। अगर ये रो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, ये ऊपर जो हमने टेबल देखा जिसके अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास है, तो आप देखेंगे कि जो एक एक रो है, हर रो को अगर आप इसको मॉनिटर करें तो आपको नज़र आएगा कि हर रो जो है वो आपकी तीनों कॉलम्स की कलेक्शन से मुकम्मल होती है। तो आप कह सकते हैं कि रो इज़ अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, अभी मैं आगे ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ये होगी रो। उसके बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज अनदर नेम यूज फॉर कॉलम। कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं क्योंकि मैंने बोला था रिलेशनल मॉडल में बुनियादी चीज़ होती है रिलेशन, यानी कि टेबल। हमारे पास रिलेशनल मॉडल में सब कुछ क्या है, वो टेबल ही है। हम जितना डाटा भी डालेंगे वो टेबल्स में डालेंगे। टेबल ही हमारा बुनियादी जो है ना वो मरकज़ व महवर होगा जो हमने बनाना है और हमने उसके अंदर ही सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। जितनी क्यूरीज लगाएंगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा और उसका हम प्रैक्टिकल वर्जन भी देखेंगे, उसकी वीडियोस आपसे शेयर की जाएंगी। तो आप देखेंगे कि जितनी भी हमने क्यूरी की है, क्यूरी अप्लाई भी टेबल पे होती है और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी टेबल की शक्ल में ही आ रहा होगा। सो टेबल ही बुनियादी चीज़ है रिलेशनल मॉडल के अंदर। तो क्योंकि टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनता है तो आपने टेबल के बारे में रो को देख लिया, रो को हम टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है कॉलम, कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 नेम यूज होते हैं कॉलम के लिए, कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट का डायरेक्ट तल्लक हमेशा एंटिटी से होता है। मैंने अभी स्टार्टर में बोला कि आपके पास एक जो रिलेशन है वो बनाया जाएगा एक एंटिटी के बारे में। तो डेफिनेटली एंटिटी जो होती है उसके वेयर अबाउट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके एट्रीब्यूट्स ज़रूर होते हैं। जैसे हमने जिक्र किया एग्जांपल ही स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट मस्ट हैव अ नेम, मस्ट हैव अ रोल नंबर, मस्ट हैव अ क्लास, मस्ट हैव सब्जेक्ट लिस्ट। सो ये हमेशा स्टूडेंट के साथ बिलोंग करेगा, इनके बगैर तो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट किसी क्लास में एनरोल्ड नहीं है तो वो स्टूडेंट नहीं कहला सकता। और अगर वो क्लास में एनरोल है तो उसके सब्जेक्ट ज़रूर होंगे क्योंकि सब्जेक्ट्स के बिना क्लास तो होती नहीं है, ठीक है। और रोल नंबर के बिना भी उसकी एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी नहीं होगी। सो ये लाजमी है कि अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है तो उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका सब्जेक्ट, उसका जो आइडेंटिफायर रोल नंबर वगैरह है, आईडी वगैरह है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये आप समझिए कि हमारे पास रिलेशनल मॉडल में तीसरा इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट रिलेशन खुद है, यानी टेबल खुद है, और टेबल बनेगा टपल और एट्रीब्यूट्स या रो और कॉलम के मिलने से। अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें और इसके बारे में आती है, इस मॉडल के बारे में। वो होती है कि आपके पास इस मॉडल में डोमेन और डिग्री और कोऑर्डिनेलिटी, ये 3 कंसेप्ट भी हमारे इस रिलेशन मॉडल के बारे में ये लाजमी हमें पता होने चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है लेकिन इनका तल्लक हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ है। फॉर एग्जांपल डोमेन, तो डोमेन क्या होती है? डोमेन को हम कहते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अ कॉलम। किसी भी कॉलम की जो मुमकिन वैल्यूज़ होती हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है। डोमेन वैसे हम रेंज को कहते हैं, सबको पता होगा कि रेंज डोमेन कहलाती है, ठीक है। मुमकिनात जिसे हम कह सकते हैं, और मुमकिनात हमेशा एक जगह से प्रॉम्प्ट होती हैं, ठीक है। जिस तरह से आप ले लें जी के रिलीजन,
तो रिलीजन के मुमकिनात क्या हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ये दो ही मुमकिन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है ना वो जेंडर ले लें तो मेल फीमेल अदर्स 3 कैटेगरीज आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट्स को लेते हैं तो सब्जेक्ट्स की एक मुमकिन लिस्ट है, उसी में से चूज़ करना होता है स्टूडेंट ने, ठीक है। तो उससे वो एक्सीड या उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। तो डोमेन हमेशा एक रेंज सेट करती है, मुमकिन वैल्यू सेट करती है, और डोमेन का तल्लक होता है कॉलम से। ये कॉलम के बारे में एक कंसेप्ट है कि हमेशा कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक डोमेन से आएंगी, ठीक है। जिस तरह से ऊपर एक कॉलम था क्लास का, तो क्लास के कॉलम में हमेशा कोई क्लास ही आएगी, लाइक MSc, लाइक BS और MPhil, कुछ भी आप कह लें, लेकिन क्लास का के अंदर क्लास का नेम ही आएगा, उसके अंदर रोल नंबर नहीं आ सकता, उसके अंदर किसी इंसान का नाम नहीं आ सकता, क्लास के अंदर क्लास का नाम ही आएगा। तो क्लास की वैल्यूज़ का तल्लक एक सर्टेन रेंज से होगा, वो उसकी डोमेन कहलाएगी। उसके बाद डिग्री है, किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम्स की तादाद है या एट्रीब्यूट्स की तादाद है वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। अगर किसी टेबल में, जिस तरह इस टेबल में आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम है तो उसकी डिग्री 3 है, ठीक है। कॉलम्स की तादाद को हम डिग्री कहते हैं, और जो रोज़ की तादाद है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्डिनैलिटी। ये जो लास्ट आपके पास लिखा हुआ है कॉर्डिनैलिटी नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, इसको आप नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस भी कह सकते हैं। इंस्टेंस यानी कि वो ER डायग्राम में जो इंस्टेंस होते हैं ER मॉडल के अंदर, वो हमारी यहाँ रोज़ के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, और जो वहाँ पे एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पे कॉलम्स में मेंशन होते हैं। तो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स डिग्री कहलाएंगे, नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस कॉर्डिनैलिटी कहलाएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ है जी ER जो मॉडल के बाद के रिलेशनल मॉडल क्या है, किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, उसके रिलेटेड कंसेप्ट क्या है। लास्ट क्विकली हम 2 बातें डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट छोटे छोटे। वो ये हैं कि अगर हम या कोई भी DBMS जो रिलेशनल मॉडल को फॉलो कर रहा है, उसे क्या अवेलेबल एडवांटेजेस होंगे, क्या वो प्लस पॉइंट्स हैं कि जो इस मॉडल में हमें अवेलेबल हैं बाकी मॉडल्स के अलावा, जो कि ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते थे, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता था, उसको छोड़ के अगर रिलेशनल मॉडल की तरफ आते हैं एज ए डाटा स्टोरेज, एज ए टेक्निक, तो हमें क्या एडवांटेजेस होंगे। तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक इंटेग्रिटी है, इंडिपेंडेंस है, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी है, और लास्टली इजी रिट्रीवल एंड शेयरिंग ऑफ डाटा है। तो मैं इसके ऊपर क्विकली बात कर लेता हूँ आपसे कि इंटेग्रिटी को हम कहते हैं करेक्टनेस। इंटेग्रिटी करेक्टनेस से बिलोंग करती है। ये दुनिया का इतना एक परफेक्ट मॉडल है, एक परफेक्ट टेक्निक ऑफ डाटा स्टोरेज है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं और जितने भी DBMS इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो वो 100% एक्यूरेसी ऑफ द डाटा को अश्योर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि अगर आप रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को यूज़ करते हैं तो आपके पास जो डाटा आता है टेबल्स के अंदर वो कभी भी एम्बिगुअस, कभी भी एरर प्रोन नहीं होगा, वो एरर फ्री होगा हमेशा से, ठीक है। उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेशन नहीं पाई जाएगी, कभी भी एम्बिगुअस रिकॉर्ड जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगा। कैसे, एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब हमने कहा कि हम टेबल बनाएंगे, हम रो और कॉलम बना लेंगे, तो हमेशा हम टेबल्स के अंदर एक कॉलम ऐसा रखते हैं, ठीक है, जो कि हम यूनिक वैल्यूज़ वाला रखते हैं, जिसकी वैल्यू कभी कॉपीड नहीं होती, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफायर या प्राइमरी की या की कॉलम कहते हैं। उस कॉलम की वजह से हमारा पूरा टेबल अश्योर हो जाता है कि इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो फर्दर अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आने वाले लेक्चर्स में आपको इंटेग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, इंटेग्रिटी की टाइप्स जो है ना, एंटिटी इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, और हाउ वी कैन अश्योर एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, उसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड करेंगे, तो आप उसमें इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं फर्दर। इंडिपेंडेंस क्या है? डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है, जो आपका ये, क्योंकि ये एक लॉजिकल मॉडल है, ठीक है, और लॉजिकल मॉडल जो है ना, हमेशा मैंने कहा कि ये डाटा फ्री होता है, इसमें डाटा रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो ये डाटा इंडिपेंडेंस अश्योर कर रहा है। जब इसमें डाटा वैल्यूज़ नहीं है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी हम सिर्फ खाली टेबल बना रहे हैं जिसका डाटा के साथ तल्लक नहीं है, तो डाटा के एडिशन से, डाटा के ऊपर ऑपरेशंस करने से ये वाला हमारा मॉडल इफेक्ट नहीं होता। जो डाटा के ऊपर चेंजेस आती हैं, डेटाबेस में जो चेंजेस आती हैं, उसका असर डाटा के ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज हमने अभी डाटा लिए ही नहीं, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये डाटा इंडिपेंडेंस को शोर करता है। किसी भी किस्म का डाटा आ गया हमारे स्ट्रक्चर में, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो डाटा को उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, डाटा की इंटेग्रिटी बरकरार रहती है। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जो आपके पास मॉडल है, ये किसी भी किस्म के हार्डवेयर, किसी भी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाउंडेड नहीं है, ये कंपेटेबल है
डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ, ये कंपेटेबल है डिफरेंट हार्डवेयर्स के साथ। यानी वो DBMS जो इस मॉडल को फॉलो करके बनाए गए हैं, जिन्हें हम RDBMS कहते हैं, वो आपकी विंडो में भी कंपेटेबल है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के साथ भी चलते हैं, वो आपकी लिनक्स बेस के साथ भी चल रहे हैं और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी चल रहे हैं। इसी तरह से वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे भी चल रहे हैं, वो आपके सर्वर मशीन्स में भी चल रहे हैं और वो आपके मोबाइल्स में भी चल रहे हैं। तो ये वाला जो मॉडल है, डाटा स्टोरेज टेक्निक है, ये स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, यानी ये किसी ख़ास मशीन, किसी ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी ख़ास डिवाइस वगैरह के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये मॉडल टेक्निक, डाटा स्टोरेज टेक्निक जो है ना, वो इंडिपेंडेंट है इन सारे मामलात से। कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी सबको पता होगा, नहीं पता तो ज़रूर इसके बारे में आप पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेसेस के। कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी का मतलब होता है data values without any duplication and without any kind of error। तो ये मॉडल जिस तरह मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में समझाया कि क्योंकि इसके अंदर हम प्राइमरी कीज़ यूज़ करते हैं, तो ये अश्योर करता है कि इसके अंदर कभी भी आपको डाटा डुप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी, कभी भी इनकन्सिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी, हमेशा डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, कंसिस्टेंट मीन्स कि कभी भी डाटा बेसिस आप टेबल में डाटा डाल के अगर आपने अधूरा डाटा डाला है, आपने रो कंप्लीट नहीं की, आपने वैल्यू प्रॉपर ऐड नहीं की और आप टेबल को क्लोज करना चाहें तो आपको क्लोज नहीं करने देता। अगर आप फोर्सफुली क्लोज करेंगे तो ये उन वैल्यूज़ को अनसेव कर देगा, उन चेंजेस को अनसेव कर देगा, ताकि आपका डाटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट रहे, अधूरी वैल्यूज़ को ऐड नहीं होने देगा, कंसिस्टेंट स्टेट में रखेगा। और लास्ट जो आपके पास एडवांटेज है वो है कि आपके पास जो शेयरिंग है, जो रिट्रीवल ऑफ डाटा है, सर्चिंग ऑफ डाटा है, वो बहुत आसान है। उसकी भी बुनियादी वजह प्राइमरी कीज़ हैं, उसकी भी बुनियादी वजह आइडेंटिफायर्स हैं कि हमारे पास अगर प्राइमरी की हमें मालूम है, लाइक आसान थोड़ा सा कर दूँ, अगर किसी बच्चे का रोल नंबर मुझे मालूम है तो मैं उसके रिजल्ट्स को, उसकी फ़ी रिकॉर्ड को, उसके एड्रेस को, उसकी किसी भी पर्सनल डिटेल को बड़ा इजीली आइडेंटिफाई और फाइंड कर सकता हूँ। तो ये मॉडल डाटा फाइंडिंग में, डाटा शेयरिंग में बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम और एनी अदर डाटा स्टोरेज टेक्निक। सो ये यहाँ तक हमने आज कंसेप्ट इसको समझना है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर आपको काफ़ी पसंद आई है तो ज़रूर अपने सारे कोलीग्स, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।